क्या हाल है बच्चों। नीट विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग वेक्टर के लेक्चर्स को कवर कर रहे थे। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, बस एक टाइप रह गया था और वो था पोजीशन वेक्टर। आज हम लोग इसको पढ़ लेंगे, आज उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 5, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है आज टाइप ऑफ फिफ्थ नाइन्थ टाइप ऑफ वेक्टर, शायद नाइन्थ ही है, नंबरिंग में चल रहा है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा था पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को आज हमको अच्छे से समझना है कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर। तो देखिए ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आप ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो आमतौर पर कोऑर्डिनेट के थ्रू करते हैं। जैसे आपने एक्स और वाई एक्सिस बनाया और आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को मान के चलते हैं, किसी पॉइंट पी को या फिर किसी पॉइंट नंबर 1 को। दो पॉसिबिलिटीज़ है, लेटर भी कर सकते हैं, नंबर भी असाइन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पी या फिर क्या हो जाएगा 1 को आप लोगों ने एक एड्रेस असाइन कर दिया, जैसे कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो x1 कॉमा क्या हो गया y1। तो आपने अभी जिस तरह से पॉइंट के एड्रेस को डिफाइन किया है वो मेथड जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मेथड है, जिसमें हम लोग एक तरह से कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेस में, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2 डायमेंशनल स्पेस में या 1 डायमेंशनल में भी अगर हम लोग किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब किसी वेक्टर के थ्रू कर दें तो आमतौर पे वो जो वेक्टर है वही क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड या फिर एक तरह से हम लोग उसके रेफरेंस पॉइंट को नहीं भूलते। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए क्या था, 0। तो हमेशा जो वेक्टर खींचा जाएगा वो विद रेस्पेक्ट टू 0 मतलब 0,0 से ही खींचा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ हमने क्या हुआ, एक वेक्टर खींचा, यही वेक्टर बेसिकली क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या रेफरेंस दे देंगे, नाम दे देंगे, आमतौर पे आर नाम दे दिया। अब चूंकि ये पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो हम इसको r1 बोलेंगे, और चूंकि वेक्टर है तो हमारे पास में क्या वो वेक्टर फॉर्मेट में आ गया। और या फिर ये पोजीशन वेक्टर p का है इसलिए हम लोग rp बोलेंगे, या फिर वेक्टर क्या हो जाएगा, rp का कहलाएगा। इसका मतलब सेम तरीके से अगर हम लोग चाहें तो एक और पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि एक और पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया q, या फिर उसको नंबर सिस्टम में बोल सकते थे 2, और इसका जो एड्रेस हो जाता है या कोऑर्डिनेट्स हो जाता है x2 कॉमा क्या हो जाता है y2। और अगर इस एड्रेस को डिफाइन कर रहे होते या इसके एरो किसी वेक्टर से समझा रहे होते तो जो एरो हम लोग कनेक्ट करते तो कौन सा वाला ये करते, तो ये भी पोजीशन वेक्टर कहलाता। ये कहलाता q का पोजीशन वेक्टर या फिर ये कहलाता r2 का पोजीशन वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल में या स्पेस में लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है ना। तो आमतौर पे इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन से खींचना मस्ट है, याद रखना। प्रोडक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन डिस्क्राइबिंग या जगह डिस्क्राइबिंग, ठीक है ना, पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ पॉइंट इन क्या हो जाएगा, स्पेस। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल जैसे समझ लीजिए। तो अब वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से खींचा जाए, तो फ्रॉम ओरिजिन से खींचा जाए तो आमतौर पे क्या डिस्क्राइब करता है, पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर नोन एज क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को डिस्क्राइब करे। तो कोऑर्डिनेट पहले पोजीशन को बता रहे थे, वेक्टर पोजीशन को बताने लगा है। दिस वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर ऐसे लिख लेना भाई, दिस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पोजीशन वेक्टर।
तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये जो हमारे पास डायग्राम बना हुआ है इसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर लिखिए R1 R2 RQ को, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चला कि ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1, पॉइंट क्या हो जाएगा P, और क्या हो जाएगा पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट 1। एक ही बात तो है, बस एक नंबर सिस्टम है, एक लेटर सिस्टम है बात को डिफाइन करने का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, RP या फिर क्या बोलोगे R1, और जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उसी के हिसाब से डिस्क्राइब कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो x1, y1 है, इसका मतलब x1 होगा तो उसके साथ में I कर देंगे, अगर x2 होगा तो या मतलब y1 होगा क्योंकि दूसरा वाला तो y1 है, उसके साथ में क्या कर देंगे j कर देंगे, कोई और वैल्यू होती है तो उसको k कर देते हैं। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सेम बात यहाँ पर हम लोग पोजीशन वेक्टर P फॉर पॉइंट P एंड 1 पे लिखा है, सेम तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा Q विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा ओरिजिन। तो आप बोलिए ना बोलिए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, लेकिन वो रहेगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। इसका मतलब जब भी आप पॉइंट Q की डिफिनेशन को लिख रहे हैं तो यहाँ पे किसके बारे में लिख रहे हैं, पॉइंट मतलब RQ के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RQ और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट 2 हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट Q और या फिर क्या हो जाएगा पॉइंट 2। तो जब आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे R क्या हो जाएगा Q और इसी को बोलेंगे R क्या हो जाएगा 2, और क्या लिखेंगे x2 कितना हो जाएगा I प्लस कितना हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा j। तो ये बात हो गई पोजीशन वेक्टर की। तो हमने दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ये बेसिक हो गया पोजीशन वेक्टर का। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान के चलते हैं कि कोऑर्डिनेट्स लिखा होता, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखे होते -1, 2, -5, तो आपको कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, आराम से समझ में आ गया। अब क्यों -1 है तो माइनस क्या होगा 1i मतलब माइनस का i, प्लस का कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा j, और माइनस का 5 कितना हो जाएगा k। अगर ये पॉइंट A होता तो इस पॉइंट के मतलब कोऑर्डिनेट्स होते, तो इसका मतलब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स ये होते तो RA क्या कहलाता, A का पोजीशन वेक्टर कैसे लिख देते, ऐसे लिख देते। और अगर आपको इसी का रिवर्स लिखना होता, मान के चलते हैं कि किसी का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है RB, तो क्या दे रखा है 2i - 3j - 6 कितना हो जाएगा k, और आपसे बोले कि B के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 2, -3 माइनस कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट्स से पोजीशन वेक्टर और पोजीशन से कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना हमको आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत हल्के में ना लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिज्म में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम लोग जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो इसका रियल टाइम सिनेरियो समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग रियल टाइम ना समझें तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि आप कभी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, या फिर पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है उनका, ठीक है ना, और उससे बीच में जो रीजनिंग एग्जिस्ट करती है उन रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पोजीशन वेक्टर निकालने का फंडामेंटल समझ में आ गए। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐड हो जाता है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाइए कि आपने RP और RQ को क्या लिखा। पहले ये समझ लीजिए कि हमने क्या लिखा है, x2i y2j और x1i और y1j, ये हमने R1 RQ, ये सब पोजीशन वेक्टर और ये हो गए। अब इसी में थोड़ा सा एड ऑन लेते हैं, इसी में एड ऑन एक एग्जाम्पल बात को आगे बढ़ाते हैं। और बात कुछ इस तरह है कि अगर हम लोग उसी वाले डायग्राम में देखें जो हम लोगों ने अभी डायग्राम बनाया, तो डायग्राम क्या बनाया जरा देखिएगा। अगर उसी वाले डायग्राम में देखें तो दो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किए, तो एक्स वाई एक्सिस हम लोगों ने लिए, उसी के बीच में क्या होता है दो पॉइंट्स कंसीडर किए, जिसमें हम लोगों ने क्या रखा, एक का नाम P रखा था 1 रखा था, और एक था नाम Q और इसका नाम था 2, यह पे जैसे बोला। और दोनों के पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने क्या हुआ उसी हिसाब से डिस्क्राइब किया। तो यहाँ एक पोजीशन वेक्टर बना, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर कहलाया R1 या फिर कहलाया RP, एक ही बात है, ठीक है ना। और ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या कहलाया RQ, और यही कहलाया एक तरह से R2 कहलाया, एक ही बात है। लेकिन अगर हम बोलें कि एक बंदा है जो P से Q चल के जाता है,
तो P से Q चल के जाएगा तो वो किस रास्ते से जाएगा, शॉर्टेस्ट रास्ता लेते हैं, मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ जाके चलता है। तो एक बंदा है P से Q चलता है और एक बंदा दूसरा है जो Q से P चलता है, तो यहाँ से ये। तो इसका मतलब ये जो कवर कर रहा है डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इसी, चूंकि ये भी तो एक वेक्टर है, इसका मतलब है इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो याद रखिएगा, तो P से Q चलना और Q से P चलना, इनके बीच की दूरी तो बेसिकली सेम है, तो इसका मतलब है इनका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। दूरी अगर हम मान के चले कि इनके बीच की जो दूरी है वो d है, मान के चलते हैं, तो दोनों के बीच में मतलब बंदा चाहे Q से P जाए चाहे P से Q जाए तो दूरी तो d चलेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसीलिए P से Q जाना और Q से P जाने का वेक्टर सेम नहीं होगा। P से Q जाने का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लोग d1 मान लें, और क्या रहेगा, Q से P जाने का हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर d2 मान लें, तो P से Q के लिए d1 और Q से P के लिए हम लोग d2 मान लें, तो ये आप कह सकते हैं कि d1 और d2 क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये बात पता चली कि यहां से अब हम लोग पोजीशन वेक्टर से शिफ्ट होके किस टॉपिक पे चले आए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी में ही पार्ट है ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर का। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की स्टडी करना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले निकालना सीखते हैं। देखिए आपको पता चल गया, देखिए ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, P से Q चलना और Q से P चलना की दूरी सेम, इसका मतलब आप बस P से Q चल रहे हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं d1, और यहां से Q से P चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं d2। क्यों, क्योंकि एक में इधर की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ, और एक में इधर की तरफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो दोनों डायरेक्शन तो वैसे भी सेम नहीं है। तो इतना पता चल रहा है कि भाई हमने जो d1 लिया है और d2 लिया है, दोनों सेम क्या हो जाएंगे, नहीं। इसका मतलब दोनों को हम लोग सेम नहीं मानेंगे, पहली बात दिमाग में रखना। लेकिन ये बात है कि d1 जितना दूरी चलेगा और जितना d2 में दूरी चलेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो गया। तो जब मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या बोल देंगे, सेम होगा। और जब आप इसी डायग्राम में देख के बोलेंगे कि d1 का जो डायरेक्शन है और जो d2 का डायरेक्शन है बस एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। और कुछ याद आया इसको देख के, इसमें देख के याद आ रहा होगा यार ये तो अपोजिट वेक्टर की कहानी हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि d1 और d2 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट वेक्टर हो गए। तो d1 और d2 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट वेक्टर हो गए। इसका मतलब सेम नहीं है, बस ये बात है कि हल्का सा डिफरेंस है, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें इन सबको स्टडी करना है d1। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं पहली जर्नी का, मतलब P से Q जा रहा है बंदा, बंदे का मूवमेंट क्या हो गया, P से Q हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली क्या होगा, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब है कि P से Q जाने वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपने क्या बोला, d1। इसका मतलब यो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, d1। और ये क्या हो गया, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है। अब इतने बड़े पे नहीं लगाते, सही तरीका तो ये है कि इसके ऊपर लगाते हैं। तो चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर है। तो आप जब देखेंगे तो आप किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस क्या हो गया, आर इनिशियल। डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में है तो वेक्टर में लिख दीजिए। तो क्या होगा, जैसे चेंज इन वेलोसिटी तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चेंज इन पोजीशन इसका मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और जब आप यहां से डिफरेंशिएट करके निकालेंगे तो आर फाइनल कहां पहुंचे, तो P से चले और Q पर पहुंचे। इसका मतलब एक तरह से 1 से चले और 2 पर पहुंचे, ये भाई तो बात है। तो कहां से चले, इनिशियल में P से चले और फाइनल में कहां पहुंचे, Q पर पहुंचे। इसका मतलब फाइनल में बंदा कहां पहुंचेगा, Q पर पहुंचेगा। और यहां पर इनिशियल में बंदा कहां से चला था, P से चला था। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि फाइनल में बंदा कहां पहुंचा, 2 पे पहुंचा, और चलना कहां से शुरू किया था, 1 से चला था। ये लेटर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम है। और जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो आप लिख सकते हैं आर क्यू कितना हो गया, P। और इसको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R2 कितना हो गया, 1। तो ये हो गया R2 1 और R2। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा तो RQV लिख सकते हैं,
और जब आप लिखेंगे तो r क्या हो जाएगा 2 1 लिख सकते हैं। और अब हमें इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि जो आप राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं तो बंदा किधर से किधर जा रहा है, p से q, किधर से किधर जा रहा है 1 से 2। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं। और जब आप इस पे लिखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है बेसिकली कोई वैल्यू निकल के आएगी ना, तो क्या वैल्यू आएगी जरा यहाँ रखिए। अभी तो आपने r2 और r1 निकाला है। r2 क्या था, x2i प्लस y2 कितना हो गया j, ठीक है। और माइनस r1 क्या निकाला था, यही तो निकाला था x1i प्लस y1 कितना हो गया j, ठीक है ना। इसका मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा i और प्लस में y2 माइनस कितना हो जाएगा y1 कितना हो जाएगा j। इसका मतलब इसी को हम लोगों ने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने निकाला वो क्या हुआ, इसी को तो यही उतारना है। तो x2 माइनस कितना हुआ x1 इंटू कितना हो गया i और प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस कितना हो जाएगा y1 और क्या हो जाएगा j। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों ने निकाला है वो किस तरह लिखा जा सकता है या फिर किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, वो ये रहा। और अगर आपसे बोले कि भाई जितनी दूरी चला है वो दूरी भी निकाल दीजिए, तो वो दूरी क्या है d, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट को ही तो हमने सिंपली डी बोला है यहाँ पे, जो दूरी कवर की p से q, और p से q जो दूरी कवर करी है इसी को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो i j के में अभी तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, i के कंपोनेंट j के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो x2 माइनस कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो आई जे है k होता था, k के लिए लिख देते। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला यही तो होता था, आपने बचपन में पढ़ा होगा 11th-12th में। इसका मतलब ये हुआ या 9th-10th में, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक तरह से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला भी यहाँ से निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन कितना हो जाएगा टू पॉइंट्स इन क्या हो जाएगा स्पेस। डिस्टेंस निकाले, डिस्प्लेसमेंट नहीं है वर्ड यूज ना, देखना हमने मैग्नीट्यूड पहले से बोल रखा है डिस्टेंस। इसका मतलब हम लोगों ने क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया। तो ये किसके बारे में था, पी से क्यू चलने के बारे में था। अगर यही बात को अगर हम वाई से वर्सा लेके चले, मतलब सेम लाइकवाइज लेके चले, पी से क्यू की जगह क्यू से पी, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस पूरे सिनेरियो में क्यू से पी का मामला सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्यू से पी के लिए करते तो कैसे होता, तो अगर मान के चलते आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते क्यू से पी चलने के लिए, इसका मतलब दो से कहाँ पर आ रहे हैं, पहले पर आ रहे हैं। इसका मतलब उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहला रहा है, d2 कहला रहा है। और d2 कहेंगे तो चेंज इन क्या हो गया, पोजीशन क्या हुआ वेक्टर, ये जनरल आइडिया हो गया। और पोजीशन वेक्टर चलने का मतलब क्या हुआ, r फाइनल माइनस कितना हो जाएगा r इनिशियल। और r फाइनल में पहुंचे हैं पहले पर और चले कहाँ से ये, इसका मतलब ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। फाइनल में p और 1 पे है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता आर पी माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाता आर क्यू। और अगर फाइनल में पहुंचे होते 1 पे तो चले कहाँ से होते 2 से, तो कितना हो जाएगा आर कितना हो गया 2। तो इसका मतलब आर कितना हो जाएगा, पी क्यू को बोला हमने और इसी को हम लोगों ने आर क्या बोला 1 2 बोला। तो ये चीज हो गई। इसका मतलब ये आप निकालते तो कैसे निकालते, किसी एक से भी निकाल लो, यहां से निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे तो क्या हो गया R12, तो R1 माइनस R2, इसका मतलब x1i प्लस y1j और माइनस R2, मतलब x2 कितना हो जाएगा i प्लस y2 कितना हो जाएगा j। तो R1 की वैल्यू रख दी पीछे वाले से उठा के और R2 की वैल्यू रख दी पीछे से उठा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निकल के आया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकल के आया, पी से क्यू से पी चलने का, इसका मतलब है d2 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, ये आ गई r, इसका नाम क्या रखा गया है p, कितना हो गया q, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला है r कितना हो जाएगा 1 2। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, x1 माइनस क्या हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा i प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 कितना हो गया j। और अगर सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, इसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो क्या हो जाएगा, d2 का मैग्नीट्यूड, कितनी दूरी चला जिसे बोलते हैं डिस्टेंस, d बोला सिंपली हम लोगों ने, तो क्या निकलता, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो बताया ना हमने, बस ij के कंपोनेंट जो है उनका स्क्वायर का सम करते जाएंगे, तो x1 माइनस x2, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला हम लोगों ने कब के लिए निकाला, जब P से Q चल रहा है और ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। आपने देखा है कि बहुत हल्का सा डिफरेंस है। देखिए D का फार्मूला तो सेम है, वहां x2 माइनस x1 आया, तो स्क्वायर में चाहे x2 माइनस x1 लिखिए चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, वो वैसे भी सेम ही आएगा। और यहाँ पर भी वही बात है, इसका मतलब D तो दोनों में सेम आ गया, तो D दोनों में सेम आया, बस फर्क कितना है PQ और इसका। तो आपको ये पता चल रहा है कि आपने जो RPQ और ये निकाला है, सिर्फ एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर आपने D2 में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो D1 बन जाएगा। देखिए D1 क्या है और D2 क्या है, आप देखिए D2 देखिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, और जब आप D1 देखेंगे तो x2 माइनस x1, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 बन जाएगा। इसका मतलब D1 और D2 में बदल सकता है। तो हमने ये तो सिखाया है कि रिवर्स करना है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान के चलते हैं कि D1 को D2 के बराबर करना है, तो बस इतना पता है कि एक हो गया P से Q जाना और एक हो जाएगा Q से P जाना, दोनों बस एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक माइनस से मल्टीप्लाई। और D1 क्या था, D1 बेसिकली था P से Q जाना, इसका मतलब R कितना हो जाएगा Q P बोल रहे थे, इसका मतलब इसमें R क्या बोल रहे थे 2 1 बोल रहे थे, यही तो था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, R P से Q से P जाना, तो Q से P जाना, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, P फाइनल में था, Q शुरुआत में था, और 1 फाइनल में था और 2 शुरुआत में था, ये हुआ। और अगर दोनों को बराबर करना है तो दोनों को बराबर करने का तरीका क्या है कि इसमें क्या लगा दे माइनस, इसका मतलब RQP, अगर यहां से देखोगे तो RQP बराबर माइनस का कितना हो जाएगा RPQ। तो QP था PQ कर दिया, PQ कर दिया तो क्या हुआ, एक माइनस लगा दिया, दोनों क्या है देखो बराबर आ गए। और सेम चीज है कि अगर R21 को बराबर लिखना पड़ेगा या पलट के लिखना पड़ेगा R12, तो कैसे लिखोगे, सिंपली एक माइनस लगा दोगे, ऐसे लिख दोगे। इसका मतलब अगर लिखा हुआ है VAB और अगर तुम्हें लिखना पड़े VBA, इसका मतलब एक माइनस लगा दो, लो पलट गया। तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर फॉर्मेट में होता, वोल्टेज नहीं लिया है, ऐसे समझने के लिए लिया है, तो इसका मतलब इसको ऐसे करके लिख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 बराबर D2 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला D, लेकिन बट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड सेम, हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या हो गए अपोजिट। तो इसमें इसकी वजह से क्या हो गया, D1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और D2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गए, अपोजिट वेक्टर्स हो गए। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट, का मतलब D1 का डायरेक्शन D2 के डायरेक्शन के क्या हो गया अपोजिट। इसीलिए हेंस हम कह सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं कि D1 एंड D2 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर म्यूचुअली इक्वल। म्यूचुअली वर्ड लेके चलते हैं बहुत जगह पे, तो आज भी हम लोग भी लेके चल रहे हैं, म्यूचुअली इक्वल एंड क्या हो गया, एंड अपोजिट वेक्टर। तो एंड अपोजिट क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने निकाले, Q से P चलना और P से Q चलना, ये एक दूसरे की क्या है, म्यूचुअली इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट वेक्टर है। और यहां से आपको क्या पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आ गया। ठीक है ना। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। अभी तो बहुत आप समझ रहे हैं कि ये एकदम से समझ में आ जाएगा, नहीं, ये बहुत पहली बार में समझ में वाला टॉपिक जल्दी नहीं है, लेकिन आपको बहुत हद तक आइडिया लग गया हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको फाइंड आउट करने का तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है, और D2 का भी निकालने का तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर है, क्योंकि P से Q चलना, Q से P चलने की जो डिस्टेंस है वो सेम ही होगी दोनों केस में। अब यहां पर बात आती है, यहां अभी क्वेश्चन करने से पहले, कि यार इसको हम इस्तेमाल कहां करना, हम काय पढ़ रहे हैं फालतू में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
क्या हो गया, वेक्टर। अब थोड़ा सा भूकाली सी है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक बार पढ़ रखी होगी, अगर आप 12th पढ़ चुके हैं तो। अगर आप 11th में हैं तो फिर ये पहला नई चीज़ हो सकती है आपके लिए, इसलिए इसको लेके इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पास आउट हैं तो और आराम से समझ में आनी चाहिए। और कहाँ देखी होगी, कि हम जब हेडिंग लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी। एप्लीकेशन क्या है इसकी, देखो ज़रा, वेक्टर फॉर्म ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है वो इसी की मदद से निकाला जाता है, ठीक है ना। अब कूलॉम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म इसकी मदद से निकाला जाता है, जरा एक देखें। अब उसमें तो चार कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना, दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो उसमें से चार में से दो निकाल लेते हैं। क्या, जरा बात को समझना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर, अब जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन बता देंगे तो आपको जिंदगी भर दिमाग में बैठी रहेगी कि ये उससे कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज क्या रखा हुआ है, Q1, और यहाँ पर एक चार्ज क्या रखा हुआ है, Q2। अब जब चार्ज Q1 रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये Q1 चार्ज का एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसे हम लोगों ने क्या बोला होगा, R1, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया R2। अब नंबर सिस्टम लेके चल रहे हैं। अब मान के चलते हैं एक चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव होगा तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन पे जो फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना, जो ज्वाइनिंग लाइन पे फोर्स जनरेट होगा, दोनों रिपल्सिव होगा, सेम चार्ज रिपल करते हैं। तो ये वाला चार्ज जो नीचे वाला Q2 वाला चार्ज है, Q1 को इधर की तरफ धकेलेगा, और Q1 जो हो जाएगा Q2 को क्या हो जाएगा, इधर की तरफ धकेलेगा। तो फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा बना, तो फोर्सेस का डायरेक्शन जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह बनाओगे, तो ये इसको इधर की तरफ धकेल देगा और ये इसको क्या हो जाएगा, इधर की तरफ धकेलेगा। आप इसको बोलोगे फोर्स ऑन पहले चार्ज ड्यू टू 2, और जब आपने दूसरे वाले पे निकाला तो फोर्स ऑन दूसरे वाले पे चार्ज ड्यू टू क्या हो गया, 1। तो आपने दोनों फोर्सेस के नाम दे दिए। अब F12 लिखने का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या हो गया, 2 हो गया। और सेम चीज यहाँ पे लिख दी। और आपको पता है कि यहाँ से चाहे यहाँ चल के जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ चल के जाओ, दूरी सेम होगी। दूरी कितना मान के चल रहे हैं, r। तो जब भी आप कूलॉम्स का फार्मूला लगाते हैं तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0, और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, एक तरह से दोनों पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला। चाहे तो मैफ लिखे, चाहे तो मॉडुलस ऑफ एफ लिखे वेक्टर के साथ। तो आपने जो ये फार्मूला लिख रखा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। और हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्शनल फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म। तो जब हमें डायरेक्शनल फॉर्म पढ़ना है तो फिर हम लोग इसमें कोई डायरेक्शन देना पड़ेगा। अब डायरेक्शन इसका इतना सिंपल तो है नहीं, इसमें ना बोल रहे हैं कि ईस्ट में जा रहा है, ना वेस्ट जा रहा है, ना ऊपर है, ना नीचे है, किधर की तरफ है, रैंडम डायरेक्शन है। तो जो स्पेस में पहले से डायरेक्शंस मौजूद होते हैं उसी के रेफरेंस में बताया जाता है। तो मान के चलते हैं कि एक बंदा रैंडमली दौड़ गया कहीं पर, अब दूसरे बंदे को दौड़ाना है, तो पहला बंदा दौड़ा तो रैंडम दौड़ गया, चलो ठीक है, उसने डायरेक्शन अपना ले लिया। दूसरे वाले को बोलेंगे तुम ऐसा करो, उसी तरफ दौड़ो जहां पहला वाला दौड़ा। इसका मतलब हमने डायरेक्शन कौन सा लिया, जहां पहला वाला दौड़ा। इसके मतलब सेम चीज है, हम जब फोर्स का डायरेक्शन लेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन वही है जब P से Q जाने का है, जैसे मतलब 1 से 2 जाने का है। इसका मतलब जब 1 से 2 जाएगा उस टाइम पे जो डायरेक्शन इस्तेमाल होगा वही डायरेक्शन 4 से 2 1 का है। और F12 का डायरेक्शन वही है जब 2 से 1 कोई चल के जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 चलना और 2 से 1 चलने को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना कैसे होता है, बहुत सिंपल है। जब आप 1 से 2 चलेंगे तो फाइनल में कहां पहुंचे, 2 पे, तो फाइनल पे कहां पहुंचेंगे, 2 पे। चले कहां से होंगे, 1 से। इसका मतलब इसके वेक्टर को क्या बोलेंगे, R21, और इसके डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, कैप ऑफ R21। मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। मैग्नीट्यूड क्या हो गया ये। और जब आप बोलेंगे कि 2 से क्या हुआ, 1 गया, इसका मतलब फाइनल में कहां पहुंचा, 1, इनिशियल में कहां चला, 2। इसका मतलब इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, R12। तो याद आया ना कैसे, क्योंकि आपको जब आपने इधर की तरफ मूव कराया, ये वाले वेक्टर को समझना, तो इस वाले वेक्टर में आप कहां से किधर की तरफ जा रहे हैं, R1 से 2। इसका मतलब ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। और जब आपने इनिशियल फाइनल लिया, इसका मतलब डेल्टा आर को कैसे लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को,
तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम नाम नहीं दे रहे, d1 दे सकते तो जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जब आप लिखते तो कैसे लिखते, r फाइनल माइनस क्या हो गया, r इनिशियल हो गया, और r फाइनल में कहां पे पहुंचे, 2 पे। चले कहां से थे, 1 से। इसका मतलब 1 से 2 की तरफ, यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो इस चलने के डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा, इस चलने के डायरेक्शन को बोला जाएगा r21। तो पूरे मैग्नीट्यूड के साथ r21 है, तो सिर्फ डायरेक्शन को उठा लेंगे तो r21 का क्या हो गया, कैप। और अगर इधर से इधर चल के जाएगा तो इस डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे r12। और याद रखना ऐसे होता है डिफाइन, 2 से 1 की तरफ गए, राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से इधर चल के गए, तो इधर से इधर के चलने के डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे F21 का वही डायरेक्शन है जब बंदा पहले से दूसरे की तरफ चल के जाता है, और F21 का वही डायरेक्शन है, मतलब F12 का वही डायरेक्शन है जब बंदा दूसरे से पहले की तरफ चल के जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बोला जाए कि जो आप फोर्स पता कर रहे हैं, तो F12 जब भी आप लिखेंगे तो F12 तो एक वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो पक्की बात है कि आपको F12 का मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और F12 का क्या होना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना होगा। तो F1 के मैग्नीट्यूड बताने का तरीका तो दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों में चाहे आप इधर से फोर्स निकालिए इधर से निकालिए, दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, सेम। इसीलिए क्या होता है कि आपने F12 का फॉर्मूला सीधे लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच की जो दूरी है r उसका स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो F12 का वही डायरेक्शन है, F12 का वही डायरेक्शन है जो 2 से 1 की चलने का डायरेक्शन है, मतलब R12 का डायरेक्शन है। इसका मतलब डायरेक्शन किसका उधार मान लेंगे, R12 का मांग लेंगे। इसका मतलब अगर फोर्स 1-2 को वेक्टर फॉर्मेट में डिस्क्राइब करना होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर हमें फोर्स 1-2 को वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। तो R12 में क्या करें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई। तो आपको ये पता है कि कोई भी वेक्टर जो होगा उसके पास उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा। तो अगर R12 हुआ तो R12 का मैग्नीट्यूड होगा और R12 का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा। तो R12 का और R21 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, R। इसीलिए R12 के प्रॉपर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R इंटू R12 लिख सकते हैं। तो यही तो लिखा हुआ है, देखिए R इंटू R क्या हो जाएगा, 1-2। तो इसको प्रॉपर वेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब प्रॉपर वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला फाइनल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R कितना हो गया, क्यूब। ये यूनिट वेक्टर था, अब प्रॉपर वेक्टर बन जाएगा तो R क्या हो गया, 1-2। इसका मतलब है कि पहले पे लगने वाले फोर्स को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम, ये जो आपको इक्वेशन बना के लिखी है, एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका क्या हो गया, ये दोनों ही तरीके जो है सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम कूलॉम्स लॉ में जो वेक्टर फॉर्मेट लिखते हो तो किसकी मदद से लिखा तुमने लिखा है इसको पोजीशन वेक्टर की मदद से। तो पोजीशन वेक्टर की मदद से लिखा। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को तुम्हें F12 की 2 के लगाना पड़ता, अब देखो यहाँ सिंपल याद हो जाता है, अगर रिपल्शन का केस है तो 1-2 तो 1-2। तो इसका मतलब अगर तुम्हें दूसरे वाले पे फोर्स निकालना होगा तो लो भाई जुगाड़ पता चल गई। तो इसका मतलब अगर तुम्हें जुगाड़ निकालना है तो F21 निकालना होगा वेक्टर फॉर्मेट में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो भैया चेंज होने नहीं वाला। ये तो एक एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब मैग्नीट्यूड्स तो दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम। और यहां से क्या हो जाएगा, आपने निकाल लिया 2-1 है तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, 2-1 कैप हो जाएगा। और थोड़ा सा बेहतरीन वे में एक और तरीके से लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन कितना हुआ, R क्यूब। यही कैप को तुम लोग चाहो तो प्रॉपर वेक्टर में लिख दो, तो यहाँ कैप है यहाँ प्रॉपर वेक्टर है, ठीक है ना। इसका मतलब लो भैया तुमने 2-1 लिखना सीख लिया। तो दोनों फोर्सेस को आपने रिपल्शन के केस में क्या कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया। तो आपको याद रखना है रिपल्शन केस, ठीक है। हमने अट्रैक्शन भी तो हो सकता है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो तो वो दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब आपने फोर्सेस को कैसे लिख लिया, एक दूसरे को आपने डिफाइन कर दिया वेक्टर फॉर्मेट में।
और आपने यहां से एक बात सीखी, यहां से ही बात समझ में आ गई कि पहले वाले पे जो फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से और दूसरे वाले पे फोर्स लग रहा है पहले की वजह से, दोनों के मैग्नीट्यूड कितना है, सेम। इसी मैग्नीट्यूड को आपने कितना बोला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। लेकिन आपको पता चला कि पहले वाले पर दूसरे की वजह से फोर्स लग रहा है और दूसरे वाले पर पहले की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, तो इसकी वजह से डायरेक्शन भी अपोजिट। और ये भी पता चल गया कि पहले वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे वाले फोर्स की क्या हो गया, अपोजिट है। इसीलिए जब भी ये लिखते हैं तो लिखते हैं म्यूचुअली इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली क्या हो जाएगा, इक्वल, एंड क्या हो गया, अपोजिट फोर्स। तो अपोजिट फोर्स हो गया और इक्वल फोर्स हो गया। तो इसका मतलब कौन से फोर्स हैं, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, बिटवीन क्या हो जाएगा, टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो हो गया वो बेसिकली क्या कहलाएगा, म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। तो आपने यहां पर उसकी वेक्टर फॉर्म निकालना भी सीख ली और आपने यहां पर क्या हो जाएगा, समझ लिया कि दोनों फोर्स के बीच का आपस का रिलेशन भी क्या होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है किसकी मदद से पढ़ा है, ये पोजीशन वेक्टर की मदद से पढ़ा है आपने। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो फुल जूम करेंगे तो, जूम आउट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस क्या है जरा देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, तो देखो डेटा सारा दे रखा है डिस्प्ले पर आपको। अब आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि भाई क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा है। तो आपको जनरली 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो 3 पॉइंट दे रखे हैं तो तीनों के पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ए, ठीक है ना। हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर सी हो गया। अब आर ए आर बी आर सी, तो आर ए क्या है, -2 1,3, तो क्या है -2 कितना हो जाएगा, I1 है, इसका मतलब प्लस का कितना हो जाएगा, J, +3 का कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा B, 4 2 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4I + 2J प्लस कितना हो जाएगा 5 का कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। और RC -2 5 2, इसका मतलब -2 कितना हो जाएगा I + 5 कितना होगा J। और ऐसा कर लेते हैं, इसको -2 कर लेते हैं, थोड़ा इधर के साइड पे भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस का कितना कर लेते हैं 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा K, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमने थोड़ा सा बदला है, ठीक है। आप इसको लेके परेशान ना होइएगा, आप अपना करिए अगर कर रहे हैं तो। इस असुविधा के लिए खेद है हमें, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा टफ लगे, के में माइनस नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये हो गया आर ए आर बी और क्या हो गया आर सी हो गया। अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई, अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि आपसे बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए, और हम ऐसा करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। तो आपसे बोल रहे हैं कि जब ए से लेके सी चल रहे हैं, इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, ए से लेके सी चलने का निकालना है। तो फाइनल में कहाँ पहुंचेंगे, सी पे चलेंगे, कहाँ से ये, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए से लेके कहाँ तक का सी, हम एरो लगा के लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आर के टर्म में लिखेंगे तो क्या हुआ, आर सी माइनस कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। और आर सी माइनस आर ए का मतलब कितना हुआ, आर सी कितना हो गया ए, तो आर सी ए लिख दिया। और आर सी लिखा तो आर सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर सी, तो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग नाम दे रहे हैं D1, और D1 बोल सकते हैं इसको हम लोग आर सी ए बोल सकते हैं, नाम दे देते हैं ऐसे ए से सी चलने को। तो इसमें अगर आर सी की वैल्यू ये है और माइनस कितना हो जाएगा आर ए, तो आर सी माइनस आर ए, तो क्या हो गया माइनस का 2I प्लस का 5 कितना हो गया J, और माइनस का कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा K। और यहाँ पर आर ए करना है तो आर ए में से ये माइनस कर देंगे,
तो माइनस का क्या हो जाएगा 2i प्लस का j और प्लस का कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। तो माइनस 2i प्लस 5j माइनस 2k और माइनस का 2i प्लस j प्लस कितना हो जाएगा 3k। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d1 नाम दे दिया ऐसे सी चलने को, जिसे हम लोग बोल रहे हैं RCA निकालना है। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का 2i कट गया, ये हो गया 5j और माइनस का एक j कट जाएगा, तो कितना बचेगा 4, कितना हो गया j माइनस का 2k और माइनस का 3k, माइनस का कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। ये चीज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस टू आई से प्लस 2i से कट गया, 5j में से क्या हुआ माइनस का j माइनस कर दिया, तो कितना बचा 4j बचा, माइनस 2k और माइनस 3k कितना हुआ 5k और ये हो गया। और इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकाला। और अगर आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा RCA का क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का कितना हो जाएगा अंडर रूट। मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है, तो 16 और 25, 16 25 कितना हुआ शायद 41 हुआ, तो अंडर रूट 41 हुआ। ठीक है ना, तो ये हो गया अंडर रूट 41। तो ये R8 से C चलने का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अब आपसे बोल रहे हैं RBC निकाल के दिखाइए, अब सीधे ही बोल दिया RBC निकालिए, तो आपसे कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको सीधे जब निकालना है RBC तो इसका मतलब क्या करना है RB माइनस कितना हो जाएगा RC करना है। और जब RB माइनस RC करेंगे तो RB कौन है यहाँ पर 4i प्लस 2j प्लस 5 कितना हो जाएगा k और माइनस RC, तो माइनस RC का मतलब माइनस ऑफ दी माइनस कितना हो जाएगा 2i प्लस का कितना होगा 5 कितना हो गया j माइनस का कितना हो जाएगा 2k हो गया। ये तो है माइनस 5 माइनस 2k, ठीक है। और अगर आपसे बोलें कि इसको निकालिए, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 कितना हो जाएगा i 2j है यहाँ पर माइनस 5j हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का 3j बचेगा, तो माइनस का 3j हुआ और प्लस का 5k है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 2 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा k बचेगा। तो हम लोगों ने ये क्या निकाल लिया RBC निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर हमने B से मतलब C से B चलने का है, ये पोजीशन वेक्टर उल्टा पढ़ते हैं, तो BC निकालने का मतलब हमने C से B चलने का पोजीशन वेक्टर निकाला। और अगर आपसे बोले कि इसी ये जो पोजीशन वेक्टर नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वेक्टर हो गया। और अगर आपसे बोले कि मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर RBC, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा RBC, और इसको क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो भी आ जाए उसको उतार लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो क्वेश्चन में डेटा मोटा मोटा दे रखा था उसको हमने सॉल्व करना सीख लिया। जब अब डेटा कई तरीके से आता है, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना इलेक्ट्रोस्टैट में, जब पॉइंट चार्जेस कहीं और रखे होंगे, तब हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, चार्जेस के बीच की दूरी निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालेंगे, वहां से बात हमको बहुत अच्छी समझ में आएगी। लेकिन अभी हम लोग को फिलहाल क्या करना है, सिर्फ फंडामेंटल्स के बारे में समझना है, बहुत डीप डाइव नहीं करना है पोजीशन वेक्टर में अभी, ठीक है ना। अब पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, एक क्वेश्चन उठाते हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन, आप इसको लिखिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं। तो आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें पोजीशन वेक्टर ABC दे रखे हैं, पॉइंट A पॉइंट B और क्या हो जाएगा पॉइंट C। पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब्ड है, और पॉइंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या है, A का पोजीशन वेक्टर मतलब A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a वेक्टर में, और B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, और क्या रहेगा C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। हमने दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस बात पे गौर करिएगा कि AB की डिस्टेंस BC की डिस्टेंस के बराबर है, मतलब A से बीच की जो दूरी होगी और B से C के बीच की जो दूरी होगी उसको हमने क्या माना है सेम माना है। तो अगर हमने सेम माना है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ, ये क्वेश्चन के डायग्राम में बना हुआ है,
तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से बताइए कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट गलत है। अब इन स्टेटमेंट की हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब इस डायग्राम को अब थोड़ा किनारे कर ले रहे हैं, तुम लोग आप लोग जूम आउट कर लेना, जूम आउट करके पता, जूम इन कर लेना, जूम इन बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पे आरबी, आरएबी और आरबीसी बोलने सेम है। अब देखो एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या सही है कि नहीं। आर ए माइनस आर ए बी और आर बी सी। अब देखो आर ए बी सी को अगर हमें क्या करना है, डिसाइड करना है, समझना है, तो एक ही तरीका है कि हम लोग पूरा लिखें पहले। तो क्या रहेगा, आर ए माइनस कितना हो जाएगा आर ए बी, या फिर ऐसे समझ लो, थोड़ा थियोरेटिकली भी बात को समझते हैं, एकदम से ऐसे जाएंगे तो फिर आर ए बी, इसका मतलब आर ए बी पूरी लाइन में जरा देखो, यहां से लेके सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखना नोट्स में पूरा बताना कि हम मिटा देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर ए बी कितना हो गया सी। आर ए बी, बी से लेके ए चल के जा रहे हैं, तो बी से लेके ए चल के जा रहे हैं, ठीक है ना इसको, और ये जो दूरी हो जाएगी इसमें दूरी ये इन्वॉल्व हो गई, ठीक है ना, डायरेक्शन ये और दूरी ये, ठीक है। और ये बोले आर बी सी, सी से चल के बी तक जा रहे हैं, तो सी से चल के क्या हो जाएगा बी तक जा रहे हैं, तो डायरेक्शन तो दोनों का सेम हो गया और दूरी भी सेम हो गई। तो बोल रहे हैं कि बी से ए का चलना वेक्टर में और सी से बी तक चलना वेक्टर में सेम है। हाँ सेम है, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन एकदम सेम है, इनकी दूरी भी सेम है। इसका मतलब है आर ए बी का मैग्नीट्यूड आर बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आर ए बी का मैग्नीट्यूड आर बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। लेकिन और क्या रहेगा, आर ए बी का डायरेक्शन और क्या रहेगा आर बी सी का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा बराबर है, ये भी दे रखा है। इसका मतलब अगर दोनों चीजें बराबर है तो वेक्टर बराबर है, इसीलिए आर ए बी आर बी सी के क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहां से देखो एक क्वेश्चन और बना, वो भी सॉल्व हो गया कि आर ए बी का मैग्नीट्यूड और आर बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाँ भाई बराबर है, ए से बी तक चलने में जितनी दूरी है और मतलब और बी से सी तक चलने में जो दूरी है वो सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन अलग है खाली, इसका मतलब क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये वाली बात भी सही हो गई, ये वाली बात भी सही हो गई। लेकिन कह रहे आर ए बी बराबर आर सी बी, आर ए बी बराबर आर सी बी। अब आर ए बी, जरा फिर से डायग्राम को बनाते हैं, अभी डायग्राम का रेफरेंस दिमाग से निकल गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक डायग्राम और बनाते हैं जो ये है। अब ए बी कितना हो जाएगा सी, और जैसे जैसे बोल रहे हैं हम उसी के हिसाब से चलेंगे, हम कुछ फैंसी नहीं करेंगे अभी कि आपको लगे पोजीशन वेक्टर में हम कैलकुलेशन ज्यादा करके दिखा रहे हैं। तो यहां से बी से ए चल के गए, तो बी से ए चल के गए, चलो ठीक है, और यहां से बी से सी चल के गए, तो यहां से बी से सी चल के गए, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन यहां पर दोनों को हमने बराबर वेक्टर दे रखा है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन माइनस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी चलने का मतलब हुआ इधर चलना, ठीक है ना, बी से ए चलने का आर ए बी का मतलब हुआ इधर चलना, और आर सी बी का मतलब हुआ इधर चलना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस में लग गए। तो और मैग्नीट्यूड लेकिन दोनों का सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होता तो सही होता, लेकिन चूंकि माइनस नहीं है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाली बात हो गई। अब बोले हैं ए से सी चलने का मैग्नीट्यूड को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो ए से बी चलने के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। भाई ए से सी चलने का मैग्नीट्यूड कितना होगा, भाई अगर डी डिस्टेंस ये होती, ये डी डिस्टेंस होती तो एक से चलने का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2d, और ए से बी चलने का मैग्नीट्यूड कितना होता d, ठीक है ना। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दोनों बराबर आएंगे, नहीं आएंगे। भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा d, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये क्वेश्चन में दे रखा होता, 4 नहीं दे रखा होता, ये 2 दे रखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन आपको 2 नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 दे रखा है, और 4 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या मतलब गलत हो गया एक तरह से, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। बोल रहे हैं सी ए से बी से ए चलना, ठीक है, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ए से सी चलना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जरा देखते हैं जरा क्या कह रहे हैं। अब इन डायग्राम्स को अभी हम फिलहाल हटा दे रहे हैं, जो बातें लिखी हैं वो रिकॉर्डेड हैं, आप समझ लेना पीछे आके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बोल रहे हैं ए से बी चलना, फिर से डिफरेंस डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या बना हुआ है, ए, यहाँ पे क्या बना हुआ है बी, और यहाँ पे क्या बना हुआ है सी। बोल रहे हैं बी से ए चल रहे हैं, तो बी से ए चल रहे हैं, ठीक है, किधर चले, इधर चले, डायरेक्शन भी याद रखना, मैग्नीट्यूड भी याद रखना, कितनी दूरी चले, डी दूरी चले,
ठीक, और कहाँ चल रहे हैं, ए से सी चल रहे हैं, तो ए से क्या हो जाएगा, सी चल रहे हैं, तो इसका मतलब देखो जरा, बी से ए चले और ए से सी चले, तो ए बी से ए चले और ए से क्या हो जाएगा, सी चले, तो ए से लेके सी चले मतलब ये आर सी ए हो गया, और ए से बी से लेके ए तक चले इसका मतलब आर ए भी हो गया। तो डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट है। लेकिन हाँ ये पता है कि अगर आर ए बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2D आ जाएगा, इसका मतलब ये है भी 2D क्योंकि ये भी D है और ये भी D है, तो दोनों को मिला के D, तो ये डिस्टेंस तो 2D है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, इस वाली डिस्टेंस की हाफ है, या ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, D और D है। इसका मतलब A से C चलने की एक्चुअल दूरी तो 2D है और ये D है, दूरी तो हाफ है, ये इसकी बात सही है कि हाँ भाई अगर AB में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RCA का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर ये ऐसे करके लिखा होता तो एकदम करेक्ट होता, डायरेक्शन का कोई खेल नहीं होता, मैग्नीट्यूड का खेल होता, सॉल्व कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके लिखा है तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो बी से ए से बी और सी के का मैग्नीट्यूड तो मामला सेट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन पलट जा रहा है। क्यों, क्योंकि एक में नीचे है एक में ऊपर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा होता आर सी ए बराबर -2 इंटू आर ए बी, तो ये क्या हो जाता, ये सही हो जाता। लेकिन इस केस में क्या है, ये गलत हो गया। अब देखो इसी में मामले को दूसरे तरीके से लिख दिया हमने, क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा नहीं कि आपको करेक्ट वाला नहीं दे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है इसको, मतलब समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा क्या होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी, तो यहाँ पर ए और क्या हो जाएगा, सी है, और बीच में क्या हो गया, बी है, तो ए से सी मतलब सी से ए चलना, तो सी से ए चलना, इसका मतलब ये हुआ, मान के चलते हैं कि ये दूरी डी है, ये दूरी डी है, तो ये कितनी हो गई, 2D हो गई। और ये बोल रहे हैं बी से ए चलना, तो बी से ए चलना मतलब क्या हुआ, बी से ए चलने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब दूरी कितनी हो गई, डी। तो अगर बी से ए चलने को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सी से ए चलना नहीं हो जाएगा, इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, तो डायरेक्शन सेम, बस मैग्नीट्यूड में 2 से मल्टीप्लाई करना था, स्केलिंग करनी थी। इसका मतलब ये हुआ स्केलिंग करके दोनों क्या हो गए, बराबर। तो बी से ए चलने वाले वेक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सी से ए चलने वाला बराबर नहीं हो गया, इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है ना, तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात। अब आगे बढ़ देखते हैं, क्या बोला, ए का वेक्टर बी के वेक्टर सी के वेक्टर के बराबर, अरे कैसे बराबर भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें खुद दिख रहा है ए इधर बी उधर सी उधर, अरे मैग्नीट्यूड सेम हो भी गया तब भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल है ही नहीं, शक्ल से ही दिख रहा है इम्पॉसिबल है, तो ये बात है। अब यहाँ लिखा है b माइनस ए सी माइनस ए, अब ये सब लिखा हुआ है, अब ये c माइनस ए है क्या, जरा बात को समझते हैं जरा। अब यहाँ से डायग्राम से निकाल के बात को लेकर आते हैं, b माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, b माइनस कितना हुआ a, जरा देखते हैं कौन सी बात है। तो b माइनस कितना हो जाएगा a, जरा याद करो जब अगर आप इसको लिखते हैं आर बी माइनस आर ए, बी क्या है आर बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बी माइनस कितना हो जाएगा आर ए, यही तो हुआ b माइनस ए, तो आर बी माइनस आर ए, और आर बी माइनस आर ए को क्या लिख सकते थे, आर बी कितना हो सकता था a, तो ये बोल रहे हैं ये बात, एक तरह से b माइनस ए को ऐसे लिखा हुआ है और b माइनस ए का भैया मैग्नीट्यूड भी है, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ b माइनस ए का मामला ये सेट हो गया। और c माइनस ए क्या करें, तो c माइनस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो पहले c माइनस ए लिख लेते हैं, तो क्या होगा c मतलब आर सी माइनस कितना हो जाएगा आर ए, इसका मतलब आर सी कितना हो जाएगा a, इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो इसका भी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, लो भैया आर सी हो गया। तो एक तरह से ये बात जो लिखी है ऐसे लिखी है, क्या लिखिए, ये लिखिए आर बी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर सी ए के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा हाफ। अब सोचो तुम लोग, क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब आर सी ए, अब आर सी ए क्या था, अपना डायग्राम तो याद हो गया, सेट हो गया दिमाग में। अब देखो जरा यहाँ पर आर सी ए, अब देखो आर सी हो चाहे ए सी लिखा हो, मैग्नीट्यूड में दोनों एक ही बात है, झमेला होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया ए बी सी, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आर सी ए मतलब ये दूरी, तो ये दूरी तो अगर ये डी हो गई ये दो हो गई तो ये कितना हो जाएगा, ये 2D हो जाएगी, बाई 2 कर दिया तो ये डी आ गई। और आर बी ए के बीच की दूरी तो डी है, इसका मतलब अगर इस दूरी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ए बी की दूरी आ जाएगी, आ भी जाएगी, सीधी सी बात है।
कि अगर ये दूरी 2d है तो 2d को डिवाइड करेंगे तो ये d आएगा, d आएगा, इसका मतलब किसकी दूरी निकली है, b की दूरी निकली। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी फाइनल में हमारे निकल के आई। इसका मतलब ये वाली बात भले ही भूकाली लिखी हो लेकिन क्या है, सही है। अब यहां पे लिखा है आर बी ए माइनस आर ए सी। अब ये थोड़ा मसला है, देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं आर बी ए, तो ये क्या था आर बी माइनस कितना हो जाएगा आर ए इक्वल टू क्या होगा आर ए माइनस कितना होगा आर सी। और इसको कंपेयर करके छोटा सा कंप्रेस करके लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा आर बी ए इक्वल टू कितना होगा आर ए कितना हो जाएगा सी। तो बोल रहे हैं आर बी ए और आर ए सी दोनों बराबर है। अच्छा बराबर है, जरा देखते हैं क्या बात कर रही है। यहां पर क्या हो जाएगा ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी। इसके हिसाब से जरा चलते हैं, तो क्या होगा आर बी ए कहां से कहां चल रहे हैं, ए से बी चल रहे हैं, ए से बी चल रहे हैं, कितनी दूरी चल रहे हैं डी चल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिमाग में रखना। और सी से ए चल रहे हैं, तो सी से ए चल रहे हैं, आर सी ए है याद रखना भाई, सी से क्या हो जाएगा ए चल रहे हैं तो इधर चल रहे हैं। पहली बात है डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यहाँ कोई माइनस लगा हुआ नहीं है, माइनस लगा होता तब भी सोचते, माइनस नहीं लगा और ऊपर से आर ए सी चल रहे हैं तो डबल, ये ऐसे लिखा होता आर बी ए इक्वल टू माइनस का आर ए सी बाई कितना हो गया 2, तो हम सही मान लेते। लेकिन हम इसको सही नहीं माने, क्यों, क्योंकि आर बी ए बी से आर बी ए का मतलब आर ए बी ए लिखने का मतलब ए से बी चल रहा है, ए से बी चलने का मतलब ये, तो नीचे जाना और दूरी कितनी हो गई डी, और ये आर ए सी इसका मतलब सी से ए जा रहा है, इसका मतलब 2d दूरी चल रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो डी के बराबर हो जाएगी और पलट देंगे तो नीचे जाना हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। इसलिए ये बात लिखी होती तो सही होती, लेकिन लिखी कौन सी है, ये फालतू बात लिखी है, इसका मतलब ये क्या हो गई, गलत हो गई। समझ गए बात को, तो इसको हमने क्या माना है, इसको गलत मान लिया। अब यहां पर क्या होगा, ये बात लिखी 2b इक्वल टू ए माइनस सी, अब 2b माइनस ए माइनस सी ये क्या मामला कर रहे हैं, ये नीट का एक क्वेश्चन है शायद, तो जो आया था अब आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। जरा 2b को लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है 2b, इनमें से कोई भी बात उठाई जाए तो 2b का मतलब b प्लस बी हुआ, थोड़ा सेट करके लिख सकते हैं, या फिर एक कॉन्सेप्ट है वहां से शुरू करते हैं इसको थोड़ा वहीं और से, अगर आप चाहे तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरह से, हम आपको दूसरे तरीके से करके दिखा रहे हैं। ए बी कितना हो गया सी, आपको पता है ए से बी जाना और बी से सी जाना सेम है, इसका मतलब ए से लेके बी जाना इक्वल टू क्या हो जाएगा बी से लेके सी जाना, और ए से लेके बी जा रहे हैं तो आप कैसे लिख सकते थे आर बी कितना हो गया ए इक्वल टू आर सी कितना हो गया बी, ये तो लिख सकते थे फाइनल में सी, हाँ ठीक है। तो आर बी माइनस ये क्या होता है आर बी माइनस कितना हो गया आर ए, और ये कितना हो गया आर सी माइनस कितना हो जाएगा आर बी, ये वाली बात हो गई। और जब इसको लिख सकते तो आर बी माइनस आर ए है क्या, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये क्या हो गया सी, और ये हो गया बी, और बी को इधर ले आओ तो ये कितना आ गया 2b इक्वल टू ए प्लस कितना हो जाएगा सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला आएगा सही, तो ये वाला सही है तो ये वाला पक्की बात है गलत होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत, और ये वाला क्या हो जाएगा सही हो गया। कुल मिला के ये ऑप्शंस हैं। तो हमने रिकॉर्ड तो कर दिया लेक्चर, पीपीटी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी ये अपलोड कर देंगे, लेकिन यहाँ से तुम लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, तो एक एक बात को हमने क्यों लिखा है इसको एनालाइज कर लेना, क्योंकि हल्के क्वेश्चन नहीं होते इसके। और जब इसको पहुंचेंगे ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे और मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा चूके तो डायरेक्शन इधर की जगह इधर हो गया, आंसर गड़बड़ा जाता है, और जबकि वो गलत ऑप्शन भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो गड़बड़ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आपको लगता है आप तो करके आए हो, लेकिन क्या होगा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको पहले से बारीकियां आपकी सेट होनी चाहिए, आपको बारीकियां समझ में आनी चाहिए कि कब ए से बी, कब बी से ए, कब प्लस, कब माइनस, कहाँ से किधर जाना है, किसको किस ऑर्डर में पढ़ना है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये फॉर्मेट जो था, ये जो फंडामेंटल्स थे, ये सब कहला रहे थे हमारे पास में। जो आज हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा है ये था सारा का सारा पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता नहीं है तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और बस एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग अगर वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो बेईमानी ना करिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए,
और अपने दोस्तों तक भी फैलाइए, ताकि जब ये थोड़ा सा हमारा चैनल बढ़ेगा आगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगा, तो हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस लेकर आएंगे और बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। यहाँ तक कि हम लोग और कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो हमें वो लाने के लिए भी थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि जब आप इंकरेज करेंगे और हम आपको मोटिवेट करेंगे, इस बाई डायरेक्शनल सिम्बायोसिस रिलेशनशिप से ही हमारा काम चल पाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।